हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। इंडिया की किसी भी वनडे एग्जाम में फ्रेंड्स आपको यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 75 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के हमने यहां पर कवर किए हैं। देखिए, ये जो सीरीज है फ्रेंड्स, इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और आगे की जो मैराथन क्लासेस आपको मिलेगी वहां पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज की इस मैराथन क्लास में हमने क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट रखा है, लेकिन जैसे जैसे आगे की मैराथन क्लासेस आपके लिए आएगी वहां पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई लेवल होता जाएगा। जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं या करंट से रिलेट करके जो पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी आगे चलकर हम हमारी इस सीरीज में कंपाइल करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा। मैराथन जो सीरीज हमने चलाई है उसको कंटिन्यू करिएगा, आगे की भी वीडियो देखिएगा और आज के इस वीडियो को भी आप पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आज के जो क्वेश्चन हैं वो इजी टू मॉडरेट होने वाले हैं आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी से इंडिया की किसी भी एग्जाम में हमको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? मतलब रेसिड्यूरी पावर जो है फ्रेंड्स, उसका जो विचार है किस देश के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ये यहां पर पूछा गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स कनाडा के संविधान से। आंसर हो जाएगा आंसर सी। अब देखिए, रेसिड्यूरी पावर की अगर हम बात करें, अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख जो है हमें 1935 के एक्ट में भी इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में लाया गया था। एक्ट ऑफ 1935 जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना और भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत बना। यहां पर भी जो सब्जेक्ट थे उनको 3 सूचियों में डिवाइड किया गया था। एक थी राज्य सूची, एक थी संघ सूची और एक थी समवर्ती सूची। इसके अलावा 1935 के एक्ट में एक और सूची बनाई गई जिसका नाम था अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय या ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है फ्रेंड्स, उन्हें अवशिष्ट विषय में सम्मिलित किया गया था। हालांकि ये 1935 के एक्ट में था, लेकिन इसको रिवाइज किया गया और कनाडा के संविधान में जो रेसिड्यूरी पावर थी उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो 1935 के एक्ट में हालांकि उल्लेखित था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, उस वक्त जब 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था तो कुछ मुद्दे ऐसे थे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो कि उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे देश डेवलप करेगा वैसे वैसे भारत में आने वाले थे या विश्व में आने वाले थे। जैसे इंटरनेट, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंटरनेट, उस वक्त इंटरनेट नहीं था। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब नहीं था, लेकिन बाद में जब इंटरनेट जीवन का एक आधार बन गया, जीवन की मूलभूत आवश्यकता में इंक्लूड हो गया, तो फिर क्वेश्चन आता है कि अब इस पर कानून कौन बनाएगा। और ये किसी भी सूची में नहीं है, किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो फिर ऐसे विषय जो कि तीनों लिस्ट में नहीं है वो किधर चले जाते हैं? अवशिष्ट शक्तियों में या अवशिष्ट विषय में चले जाते हैं। और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको याद रखिएगा, अवशिष्ट विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती। क्वेश्चन है किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर। तो स्वतंत्र भारत का 1947 के बाद जो पहला मंत्रिमंडल था दोस्तों, उसमें राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थी। आंसर हो जाता है आंसर डी। एक बार मैं आपको पूरी मिनिस्ट्री बता देता हूं 1947 के बाद कैसी रही, कौन कौन थे उस मिनिस्ट्री में, मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। एक बार इन पर नजर डाल लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, आप सभी को पता है। विदेश मामले भी इनके हाथ में ही थे। गृह मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते ही हैं इनको। गृह मंत्रालय इनके हाथ में था और इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी
सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में ही था। खाद्य एवं कृषि मंत्री की बात करते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। इसके अलावा विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काफी पूछा जाता है। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। यही हमारा क्वेश्चन था, यहां से हमें आंसर मिल जाता है। वाणिज्य मंत्री CH भाभा थे। संचार मंत्री रफी अहमद किदवई थे। इसके अलावा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री या कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गौडगिल थे। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था आजादी के बाद, है ना। याद रखिएगा 1947 के पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसको भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है उसमें कुछ मंत्रालय के जो मिनिस्टर है वो आगे चलकर बदले भी गए थे। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि 1947 के पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्रालय किस किस व्यक्ति के हाथ में थे, और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल यहां पर मैं आपको पूरा बता चुका हूं। एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं आपको। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पॉलिटी को डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपके लिए पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है। टॉपिक वाइज हम पूरे पॉलिटी को वहां पर कवर करेंगे। इसके अलावा अन्य कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, मैथमेटिक्स बेसिक प्लस एडवांस मिल जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, साइंस और मेनी मोर। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो पहली प्रायोरिटी आपकी कि आप प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और पॉलिटी की क्लास, अगर आप पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं डेप्थ में जाकर, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको सारे कोर्सेस एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? तो देखिए, आपको पता है कि भारत का जो आजादी मिली थी भारत को, वो 15 अगस्त को मिली थी। अब क्या होता है कि हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ता है और हमको देखना पड़ता है 1929 का एक टाइम पीरियड। इस वक्त कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था ना, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और जवाहरलाल नेहरू ने उस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और यह घोषणा की थी कि अगले साल से, मतलब दिसंबर, आई थिंक दिसंबर में आयोजित होते थे सारे अधिवेशन, लास्ट में आयोजित होते थे ईयर के, तो 1929 के लास्ट में आयोजित होता है और घोषणा करते कि अगले साल से 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगता है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगता है। लेकिन अब देश आजाद हो जाता है कब? 15 अगस्त को। तो स्वतंत्रता दिवस की डेट शिफ्ट हो जाती है 15 अगस्त। अब स्वतंत्रता दिवस देश में कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त को। लेकिन ये एक ऐतिहासिक डेट थी, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। इसको भी हम हमेशा मनाते रहे किसी ना किसी रूप में, क्योंकि ये ऐतिहासिक डेट है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन उसको रोके रखा जाता है और बाद में लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ताकि इस दिन जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, मतलब ये जो ऐतिहासिक डेट है, ये हमेशा ही इतिहास में इंडिया में मनाई जाती रहे, युगों तक, सदियों तक। इसलिए आगे चलकर संविधान को लागू करने का जो दिन था वो भी कब चुना गया? 26 जनवरी चुना गया। तो आपको आंसर मिल जाता है, कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को भी आगे चलकर 26 जनवरी को ही लागू किया गया। आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था?
इंडिया का जो मूल संविधान था ना फ्रेंड्स, वो देहरादून यहां पर सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वहां से 1000 कॉपी सबसे पहली बार निकाली गई थी। कहां से? देहरादून से। तो आंसर हो जाता है डी। सबसे पहली बार भारत का मूल संविधान देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हुआ था। 1000 कॉपी निकली थी, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वेरी सिंपल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान फ्रेंड्स इंडिया का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसके अगर नेचर की बात करते हैं तो ये कठोर भी है और लचीला भी है, हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, चलिए, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ड्राफ्टिंग कमेटी की फ्रेंड्स यहां पर बात की गई। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका गठन की अगर हम बात करते हैं तो 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है। क्या काम था? ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए। किसके ड्राफ्ट पर? संविधान के ड्राफ्ट पर। अब क्वेश्चन आता है, संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था एमएन रॉय ने, जो कि भारत के संवैधानिक सलाहकार भी थे उस वक्त। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्य थे इस कमेटी में, ध्यान रखना 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के उस वक्त अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। काफी ज्यादा पूछी जाने वाली कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, ओनली इंग्लिश में। हालांकि आगे चलकर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन तो यही है कि किस भाषा में लिखा गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने केवल इंग्लिश भाषा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। गठित कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। सदस्य कितने थे? 7। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। क्लियर हो जाता है? यहां पर आंसर भी मिल जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो अभी हमने बात की, पूरी हमने लिस्ट देखी थी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की, तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाना चाहिए। कमेंट में आपको आंसर देते रहना है ना। क्वेश्चन से जब मैं रिपीट करूं उसके पहले आपको आंसर देते रहना है कमेंट में। तो आर के षणमुखम चेट्टी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद पर थे। आंसर हो जाएगा आंसर ए, आर के षणमुखम चेट्टी। नेक्स्ट देखते, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? तो देखिए, एकात्मक सरकार में क्या होता है कि पूरी जो पावर है वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। ठीक है, जब देश में आपातकाल की कंडीशन होती है, आपातकाल लागू होता है, आर्टिकल 352 के तहत अगर देश में आपातकाल लगाए तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में राज्य सूची के विषय भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाते हैं और जो हमारा संघीय ढांचा है वो कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। और पूरे अधिकार किसके हाथ में आ जाते हैं? केंद्र सरकार के हाथ में आ जाते हैं। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन भी आई थिंक यही है कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? तो ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, जो जिस पे तो वैसे भी सेंट्रल ही कानून बनाती है, तो तीनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है। और फिर केंद्र सरकार राज्यों को जो पावर देना चाहे यूज करने के लिए वो दे सकती है, वो अलग केस है, लेकिन पूरी पावर किसके हाथ में आती है? केंद्र सरकार के हाथ में। एकात्मक सरकार है। ओके, इसके बाद देखते हैं, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं?
तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो जुडिशियरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। ये जो प्रावधान है संघीय ढांचे में या संघीय स्वरूप में देखने को मिलते हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी देखने को मिलता है यहां पर। जैसे अमेरिका एक संघीय स्वरूप है उसका, तो सरकार का संघीय स्वरूप जो है उसमें हमें शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती। आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, तो यह कहा गया है एस.आर. बोम्मई मामले में। एस.आर. बोम्मई वर्सेस भारत संघ मामला 1994 में आया था फ्रेंड्स, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद दोनों ही भारतीय संविधान के मूल ढांचे हैं। किस मामले में कहा था? एस.आर. बोम्मई मामले में। आंसर हो जाता है आंसर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? पहली बार केंद्रीय विधानसभा किस एक्ट से आई थी? तो ये 1919 के एक्ट से आई थी। भारत में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, और एक्ट लागू होता है 1919 का एक्ट, लेकिन इसके तहत पहली बार केंद्रीय विधानसभा 1921 में गठित की गई थी, जिसमें टोटल मेंबर 145 थे। 145 सदस्य थे केंद्रीय विधानसभा में, और इसमें से निर्वाचित सीटें थी 104। कितने थी? 104। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा का गठन सबसे पहली बार 1921 में किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तब आता है 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 का एक्ट जाना जाता है। ओके, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। 145 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसमें निर्वाचित सीटें 104 थी और बाकी मनोनीत सीटें थी। क्लियर? 1921। इसके बाद आते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि आप जानते हैं, भाग 3 में आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और 35 तक मौलिक अधिकार से रिलेट करते हैं ये आर्टिकल्स और ये पार्ट। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो मौलिक अधिकार जो कि एक गारंटेड राइट्स है फ्रेंड्स, इनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। क्लियर हो जाता है? भाग याद रखिएगा, आर्टिकल भी यहां पर याद रखिएगा, और कितने मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट से, यह भी आप यहां पर याद रखिएगा कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब जहां पर राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, केवल एक नागरिकता होती है, एक सिटीजनशिप होती है। इंडिया का नागरिक वो किसी भी राज्य में रहे, केवल वो इंडियन सिटीजनशिप होती है उसके पास। राज्यों की अलग सिटीजनशिप का प्रावधान देखा है क्या? नहीं। तो भारत में एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। और नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रावधान है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखने को मिलते हैं। अब सिंगल सिटीजनशिप की जो अवधारणा है, एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, उसे लिया गया है फ्रेंड्स इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान। सिंगल सिटीजनशिप, आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, तो इंडिया में भी एकल नागरिकता है। यूएसए, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप चलती है, राज्यों की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। ओके, इसके बाद देखते हैं,
हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जिसे कहा जाता है जुडिशियरी रिव्यू, की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जुडिशियरी रिव्यू मतलब कोर्ट अपने ही किसी फैसले को बदल सकता है, उस पर वापस डिसीजन दे सकता है, बदल सकता है। तो ये जो प्रावधान है ये जुडिशियरी रिव्यू कहलाता है। जैसे कि हमने मेनका गांधी केस में भी देखा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। आपने देखा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ए के गोपालन, जो कि 1950 का केस था, उसके अपने डिसीजन को बदला था। उस डिसीजन में उन्होंने कहा था विधि के तहत प्रक्रिया आर्टिकल 21, अगर गवर्नमेंट ने कानून को जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए उसके तहत अपनाया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत अगर अपनाया है, विधि के तहत प्रक्रिया के तहत अगर अपनाया है, तो फिर कानून मान्य होगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कानून गलत था, सही था, कोई मतलब। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया कानून बना रही है विधि के तहत प्रक्रिया के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि कानून जो है, जो विधि बनाई गई है, वो फेयर है कि नहीं। यह भी देखा जाएगा सही इरादे से बनाई गई थी कि नहीं, वो सही एक जैसी सभी लोगों पर लागू हो रही है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को बदला था ना। तो ये जो जुडिशियरी रिव्यू है, ये भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले को बदल सकती है, उसको अधिकार है। और न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार आर्टिकल 137 में हमें देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट लगाने की प्रक्रिया कहां से संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसीजर है, संविधान के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। अब ये जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स, अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। अमेरिका के संविधान से प्रेसिडेंट को किस तरह से उनके पद से हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल के दौरान, यह प्रोसीजर इंपीचमेंट कहलाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। और किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो फिर से यूएसए के संविधान से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, क्योंकि यूएसए के संविधान से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमको यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं। तो देखो, यूएसए के संविधान से न्यायिक समीक्षा, अभी हमने बात की थी, जुडिशियरी जो रिव्यू है ये लिया गया है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए गए, ये भी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसीजर है वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। तो इस तरह ऑल ऑफ द अबाउ, उपरोक्त सभी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई अवधारणा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आंसर हो जाएगा आंसर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहां पर मैंने आपको पहले भी बोला हमारे क्वेश्चन आज इजी टू मॉडरेट है। यहां पर आज आपको ज्यादा डाउट नहीं आ सकते, लेकिन जैसे जैसे हम मैराथन को आगे लेके चलेंगे, हमारी जो आगे की मैराथन क्लासेस होगी, वहां पर आपका दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम बाकायदा बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या है और वो क्वेश्चन किस आधार पर आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी तो जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उनको देखें। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? समवर्ती सूची मतलब कनकरेंट लिस्ट। अगर कनकरेंट लिस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे एडॉप्ट किया गया है, कनकरेंट लिस्ट को समवर्ती सूची के विषय पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, आप इसको याद रखिएगा, 12 अनुसूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो 7th शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है, उसमें से
7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है। एक है राज्य सूची, पहले क्वेश्चन पर भी मैंने आपको बताया था, संघ सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में राज्य सूची के जितने भी सब्जेक्ट है उस पर स्टेट कानून बना सकता है, सेंट्रल नहीं बना सकता। कुछ केसेस हैं जिसमें सेंट्रल भी बना सकता है लेकिन वो अलग, लेकिन नॉर्मली राज्य को ही अधिकार है राज्य सूची के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने का। संघ सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य नहीं बना सकता। जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह ये यूनियन लिस्ट के विषय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय तो राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर विवाद होता है उस कानून उस विषय पर बनाए गए कानून में, अगर केंद्र और राज्य के मध्य टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा कनकरेंट लिस्ट पर। ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। कहां से ली गई है इसे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहां पाते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है फ्रेंड्स वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रम्बल में देखने को मिलती है, प्रस्तावना में देखने को मिलती है। लोकतंत्र की बात की गई है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आंसर ए। इसके बाद भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से एडॉप्ट किया गया। तो पहले तो संविधान संशोधन की बात करते, तब तक आप कमेंट में जवाब दीजिए कि कहां पर किस देश के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई, कमेंट करिएगा। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि संविधान संशोधन की जो प्रोसीजर है संविधान के आर्टिकल 368 में उल्लेखित है। और 368 में दो तरह के संविधान संशोधन की बात की गई है। संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी या संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास होना चाहिए। तो इस दो तरह के संविधान संशोधन की बात आर्टिकल 368 में की गई। एक तीसरे तरह का भी संशोधन है लेकिन वो आर्टिकल 368 में नहीं आता, वो है संसद में केवल सिंपल मेजोरिटी से किसी बिल को पास कराओ और संविधान संशोधन कर लो, लेकिन वो इसके तहत नहीं आता। संविधान में संशोधन तो हो जाता है पर इस आर्टिकल के तहत नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो आपको आंसर मिल गया होगा। संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में उल्लेखित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो विधि के समक्ष समता संविधान के आर्टिकल 14 में देखने को मिलती है। संविधान का आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वो बात करता है विधि के समक्ष समता की, मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ की। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान होगा, कानून हर व्यक्ति को एक जैसा ही ट्रीट करेगा, हर परिस्थिति में एक जैसा ही कानून लागू होगा। हर व्यक्ति पर एक जैसा कानून, मतलब कानून सबसे ऊपर रहेगा और हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा। यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है आर्टिकल 14 में। याद रखिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14। वैसे ये विधियों के समान संरक्षण की भी बात करता है। अगर परिस्थितियां असमान हैं तो फिर कानून भी चेंज होगा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, ये भी बात करता है आर्टिकल 14। लेकिन हम अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की। तो ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स सीएजी की जो पोस्ट है, सीएजी का जो पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कहां पर उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है भाग 5 में और आर्टिकल 148 में।
वैसे 148 से 151 तक के जो आर्टिकल है वो सीएजी से संबंधित प्रावधान ही करते हैं। इनमें आर्टिकल 148 में सीएजी पद की नियुक्ति की बात की गई है कि कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो सीएजी जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में एक स्वतंत्र पद है फ्रेंड्स, ये 1919 के एक्ट से लिया गया है, 1919 के अधिनियम से आता हुआ दिखाई देता है। 1919 के अधिनियम से सीएजी का पद आता है और बाद में भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 में से इंक्लूड किया गया है। ओके, भारत की संचित निधि का संरक्षक कहलाता है सीएजी। भारत के लोक वित्त का प्रोटेक्टर, मतलब लोगों का जो पैसा है, लोक वित्त जो कि कंसोलिडेटेड फंड में, उसका संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। किस एक्ट से आया है? 1919 के अधिनियम से। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? तो 1935 के एक्ट में फ्रेंड्स संविधान सभा बनाने का ऑफिशियली जो सुझाव था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। एक साम्यवादी नेता थे एम.एन. रॉय, और भारत में संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के पद पर भी थे एम.एन. रॉय। इन्होंने पहली बार 1935 में ऑफिशियली संविधान सभा को निर्मित किए जाने की बात कही थी कि निर्माण किया जाना चाहिए, निर्मित किए जाने की मांग की थी एम.एन. रॉय ने। आंसर डी। याद रखना, भारत के संवैधानिक सलाहकार थे एम.एन. रॉय। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो देखिए, संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का जो गठन है 1946 में किया गया था। 1946 में एक कमेटी थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसके 1946 में इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। याद रखना, पैथिक लॉरेंस। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है, अंग्रेज इसका गठन करते हैं और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है, जो कि भारत में संविधान का निर्माण करने वाली असेंबली थी। कब गठित की गई? 1946। कभी पहली बैठक पूछ ले तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इसका गठन 1946 में किया गया और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था। किसका? संविधान सभा का। कब गठित हुई? 1946। किस कमेटी की सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1946। अध्यक्ष कौन? पैथिक लॉरेंस। तो 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है। देख लीजिए कौन था? कैबिनेट मिशन। सिंपल आंसर डी, 1946, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष। आगे आते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि पहली बैठक का आयोजन कब किया गया, तो पहली बैठक कब आयोजित की गई, अभी हमने बात की। तो याद कीजिए, पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946। अब क्या होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है और संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे ना, उनमें से सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है कि जो सबसे सीनियर होगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाता है पहली बैठक में, क्योंकि चुनाव तो बाद में होंगे ना। अभी एक बार तो बैठक जब आ गए हैं सब लोग, तो कोई तो अध्यक्षता करे, सीट तो खाली रह नहीं सकती। तो सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को। और पूरी संविधान सभा में सबसे सीनियर व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन याद रखना कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को।
2 दिन बाद दूसरी बैठक आयोजित होती है 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद। और इसमें चुनाव के आधार पर पहले स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के, और वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में पहले स्थायी अध्यक्ष, लेकिन 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता पूछी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर, अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष, अगर वो पूछता संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन, तो आपको कौन मिल जाते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया या अधिनियमित किया गया, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया, उसके सदस्य कैसे आए थे? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत सदस्य थे क्या? बिल्कुल गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे क्या? तो यह बिल्कुल सही है। वो सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांत से आई थी, 296 सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांतों से आई थी फ्रेंड्स, वहां पर उस सीट पर सदस्य का चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया गया था। मतलब सदस्य को प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित करके भेजा गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन था भारतीय संविधान सभा में। वो सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी, लेकिन देशी रियासतों की जो सीटें थी, प्रिंसली स्टेट की जो सीटें थी, वहां पर मनोनीत सीटें घोषित की गई कि जो राजा रजवाड़े हैं वो अपना कोई व्यक्ति डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं, वहां पर इलेक्शन की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन बाकी जो संविधान सभा की सीटें थी, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आई थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इजी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो थी, उसका स्वरूप कैसा था? निर्वाचित थी या मनोनीत थी? तो दोनों थी। आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। निर्वाचन हालांकि इनडायरेक्ट था, पर निर्वाचन तो था। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, हम पहले भी डिस्कस करके गए हैं। तो संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान सभा के पी.एन. राव थे। आंसर सी। ओके, इसके बाद आइए, संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी फ्रेंड्स, सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की, उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आंसर हो जाएगा आंसर ए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के लिए जो परामर्शकारी कमेटी थी, जो एडवाइजरी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के लिए जो परामर्शकारी समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा में जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 3 चीजें हुई थी इस दिन। राष्ट्रगान को अपनाया गया, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था। इसके अलावा राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और थर्ड किया गया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनाए गए या चुन लिए गए। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी है जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाता है आंसर सी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इमरजेंसी, जो भारतीय संविधान में इमरजेंसी के जो क्लॉजेज है, जो प्रावधान है, वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए।
लेकिन याद रखिएगा, कभी देश का नाम आ जाए तो याद रखिएगा कुछ प्रावधानों को जर्मनी के संविधान से भी लिया गया। वैसे तो इमरजेंसी के सारे प्रावधान 1935 के एक्ट से ही आते हैं, यहीं से लिए गए, लेकिन इमरजेंसी में मौलिक अधिकार कैसे खत्म होंगे? क्या मौलिक अधिकार कैसे खत्म होंगे इमरजेंसी में? यह जर्मनी के संविधान से लिया गया, क्योंकि यहां पर मौलिक अधिकारों के खत्म होने की कोई बात नहीं की है और डायरेक्ट ये पूछा है कि आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया है, तो फिर सिंपल सी बात है कि 1935 के एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर हो जाता है बी। इसके बाद आते हैं, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता भी थे, जिनका नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। एक फ्रीडम फाइटर रहे भारत में। इन्होंने भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था किसको? प्रस्तावना को, प्रम्बल को। किसने? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो प्रम्बल में, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। अखंडता, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रम्बल में जोड़े गए थे और वो अमेंडमेंट था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक ही बार प्रस्तावना में आज तक संशोधन हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, कब? 42वां संविधान संशोधन 1946। क्लियर? 3 वर्ड भी याद रखिएगा, काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रम्बल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो इन 3 को छोड़ के जो भी चौथा वर्ड हो वो नहीं जोड़ा गया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपको ये 3 याद रखने पड़ेंगे कि क्या क्या जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 जो है फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, राजभाषा की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 से 351 तक हमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। भाग कौन सा है? भाग 17। लेकिन राजभाषाएं कौन कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं उल्लेखित है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस उल्लेखित है कि कौन कौन सी, किस शेड्यूल में? 8th शेड्यूल। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है? भाग 17 में, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया। आगे आ जाते हैं, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई थी फ्रेंड्स 1951 में, और यह पहला संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951। और इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि राज्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। यह प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल संविधान है, जो कि 1950 में लागू हुआ है, उसमें 8 अनुसूचियां थी शुरुआत में। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 12। अब अगर 12 है तो मतलब 4 जो आगे की है वो कभी ना कभी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। उनमें सबसे पहली बार 8 तो मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची सबसे पहली बार जोड़ी गई थी और पहला ही संविधान संशोधन था 1951। राज्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून की बात की गई। जमींदारी व्यवस्था जो कि उस वक्त भारत में बहुत खराब थी, बहुत बेकार थी, उसको खत्म करने के लिए यह कानून लाया गया था और कहां जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था और काफी यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, एक बार पढ़ लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। 74 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? कौन सा अमेंडमेंट है, पहले तो ये याद रखेंगे। तो 74वां संविधान संशोधन है। तो 74 अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन होता है, 1992 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके पहले 11वीं अनुसूची, इसके पहले वाले मतलब 73वां संविधान संशोधन ये किया गया था 1992 में, इसके द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ता है पंचायती राज से संबंधित, और उसी साल में 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन आता है और यह 12वीं अनुसूची जोड़ता है जो कि नगरीय निकाय मतलब नगर पालिकाओं से संबंधित। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992 में। ओके, आगे देखिए। 74 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को किसमें सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो भाग पूछा है। तो देखो आपको पिछले क्वेश्चन और इसको मिला के 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 74 अमेंडमेंट एक्ट, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 1992 में आई थी और नगर पालिकाओं की बात करती। अब ये पूछ रहा है कि भाग कौन सा जोड़ा गया था, तो भाग जोड़ा गया था 9A। ओके, 9A को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9A भाग जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं की बात की गई। आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल, धन विधेयक। तो धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में है और धन विधेयक की प्रक्रिया आर्टिकल 110 में उल्लेखित। परिभाषा पूछिए तो आर्टिकल 110। कोई भी बिल मनी बिल है, धन विधेयक है, इस बात का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते, और मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही रखा जा सकता है, लेकिन रखते कौन है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो ये धन विधेयक की प्रक्रिया है आर्टिकल 109 में। धन विधेयक होता क्या है? परिभाषा आर्टिकल 110 में उल्लेखित है। क्लियर? अगला देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश डैश कहता है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो राज्य की कार्यपालिका में हमको भाग 6 के एंड में देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है पता है? कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो नियुक्त करना है प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे और राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करेंगे जिस राज्य के हाईकोर्ट में किसी जज को नियुक्त कर रहे। तो ये प्रावधान का है, तो ये प्रावधान आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान की बात करता है, आर्टिकल 217। आगे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी या दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर पद या पैसे के लालच में दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर दल बदल कानून लागू होता है और इसके आधार पर उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून की बात करती। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को अगर वो दल बदल का दोषी पाया जाता है तो अयोग्य घोषित किया जाता है। कौन कर सकता है? तो स्पीकर ऑफ हाउस कर सकता है। लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में है तो विधानसभा अध्यक्ष।
दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान देखने को मिलता है। दल बदल कानून की बात करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद आते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप देखने को मिलता है। तो पदाधिकारियों की जो शपथ है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3री अनुसूची में उल्लेखित है। कहां पर? 3री अनुसूची। दूसरी अनुसूची में कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के जो लोग हैं उनके वेतन भत्तों की बात की गई है, और 3री अनुसूची में उनकी शपथ मतलब ओथ की बात की गई है। इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अभी हमने बात की थी इस क्वेश्चन की। 10वीं अनुसूची के तहत कोई दल बदल के आधार पर दोषी पाया जाता है, निर्योग्य घोषित किया जाता है, तो कौन कर सकता है? तो स्पीकर ऑफ हाउस कर सकता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। तो यहां पर किसका पूछा है? लोकसभा के किसी सदस्य का पूछा है, तो कौन करेगा? अध्यक्ष। किसका? लोकसभा का, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर सी। ओके, आगे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेंड्स जो प्रम्बल है उसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में घोषित किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन आता है इससे। एक बार प्रम्बल पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा। इसके बाद आते भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? आपको पता चल ही गया होगा। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42 अमेंडमेंट के माध्यम से। 3 वर्ड जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया भी था, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, अखंडता, है ना, ये वर्ड जोड़े गए थे। एक ही बार संशोधन किया गया है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? केशवानंद भारती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो केशवानंद भारती जो वाद था फ्रेंड्स, 1973 में इसका वर्डिक्ट आता है और 13 जजों की बेंच बैठती है। अभी तक इतिहास में सबसे ज्यादा किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर सबसे ज्यादा जजों की बेंच इसी मुद्दे पर बैठी है। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच थी और इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना और यह घोषणा की कि प्रस्तावना में भी बदलाव किया जा सकता है या संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए एक ऐतिहासिक फैसला और सबसे ज्यादा जजों की बेंच बैठी थी अभी तक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? तो धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्म व्यक्तिगत मामला है नागरिक का, वो फॉलो करे, लेकिन राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा और किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगा। यह कहता है धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान 4 स्पेशल राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में यह प्रावधान देखने को मिलता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इन 4 विषय में से लेबर यूनियन फ्रेंड्स एक ऐसा विषय है जो कि समवर्ती सूची में आता है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसमें मैंने आपको बताया राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची की बात की गई। संवर्ती सूची के विषय वो जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो मजदूर संघ या लेबर यूनियन संवर्ती सूची का विषय याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय नदियां और नागरिकता ये यूनियन लिस्ट के विषय, और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये स्टेट लिस्ट के विषय, लेकिन लेबर यूनियन, मजदूर संघ संवर्ती सूची का विषय। वही हमारा क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? फिर से क्वेश्चन सूचियों से आया यहां पर हमारा, तो हमें बताना है कि कौन संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो लेबर यूनियन अभी हमने बात की है, ये संवर्ती सूची में शामिल है। शेयर बाजार और वायदा बाजार ये यूनियन लिस्ट का विषय है फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट। आंसर हो जाएगा आंसर बी। जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण और जंगल ये संवर्ती सूची के विषय। शेयर बाजार और वायदा बाजार यूनियन लिस्ट के विषय। ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अब हमको बताना राज्य सूची। तो इन चार में से फ्रेंड्स एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का विषय। आंसर तो मिल ही गया, आंसर ए हो जाएगा। राज्य सूची का विषय कौन है? एग्रीकल्चर। दंड विधि पेनल लॉ जो है वो संवर्ती सूची में आते हैं, मतलब कनकरेंट लिस्ट के विषय हैं। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कनकरेंट लिस्ट में आता है, और रक्षा की, डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनियन लिस्ट का विषय है। यहां पर राज्य सूची पूछी गई है तो कृषि राज्य सूची का विषय। दंड विधान, दंड विधि और शिक्षा कनकरेंट लिस्ट का विषय, और रक्षा यूनियन लिस्ट का विषय। इसके बाद देखिए जोड़ी मिलाने के लिए कहा गया है, देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों को चलिए जोड़ी मिलाना है, सीधी सी बात है, देख लेते हैं। 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4A में बात की गई है किसकी? तो भाग 4A में मूल कर्तव्य ही देखने को मिलते हैं, तो ए का हो जाएगा 1। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज की ही बात की गई है, तो बी का हो जाएगा 2। भाग 9 में पंचायती राज ही है, तो सी का हो जाएगा 3, और 9A में नगर पालिका है, तो ये तो सीधा ही जमा हुआ है, तो डी का हो जाएगा 4। देख लीजिए पहला ही ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ऐसे ही जमा हुआ है, तो सीक्वेंस में ही जमा हुआ है, तो जमाने की कोई जरूरत ही नहीं दिख रही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे आते हैं। संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो वैसे तो संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, लेकिन संघ सूची पर तो केंद्र ही बनाएगा ना। मतलब संघ सूची और संवर्ती सूची इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो संसद का यहां पर केवल एक ही सदन दिया है, तो हम लोकसभा मान लेते हैं। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो कोई बना ही नहीं सकता ना। अगर पूरी संसद का देता तो भी सही हो जाता, लेकिन यहां पर ऑप्शन केवल लोकसभा का है तो भी सही है। संघ सूची और संवर्ती सूची पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके बाद आते भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? तो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड टीपीएसपी के आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। यह सभी के लिए एक जैसा कानून हो। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल निम्न में से कौन है? तो 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को दोनों यूनियन टेरिटरीज बने थे, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के बने थे राधा कृष्ण माथुर। यह पहले उपराज्यपाल है, याद रखने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, भले ही थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को धारा 370 हटाना, यूनियन टेरिटरी बनाना काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इंडियन हिस्ट्री का, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले बने थे 2019 में गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के बने हैं कौन? राधा कृष्ण माथुर। ओके, आगे देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? मतलब सीधा सा मतलब होता है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो पार्लियामेंट नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर कानून बना सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के
आर्टिकल 11 में देखने को मिलता है और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता कैसे दी जाए, कैसे समाप्त की जाए, इसके लिए प्रावधान कर सकती है। आंसर डी। इसके बाद आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में उल्लेखित है, मतलब आर्टिकल 19 में उल्लेखित है। आंसर ए हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की जा सकती है। इसके अलावा झंडा फहराने की स्वतंत्रता, यह भी आर्टिकल 19 में शामिल की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी आर्टिकल 19 के तहत दी गई ही स्वतंत्रता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है। भले ही देश में इमरजेंसी लागू हो फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 कभी भी खत्म नहीं हो सकता, हमेशा बना रहेगा। आर्टिकल 20 भी एक ऐसा आर्टिकल है, ये दो ऐसे मौलिक अधिकार है जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी कभी खत्म नहीं होते, हमेशा बने रहेंगे, 20 और 21। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। इसके बाद देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के जो एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स, उनको कंट्रोल करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के खर्चों को कंट्रोल, नियंत्रित करने का अधिकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी को दिया गया है। हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के पद का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने वाले एक अधिकारी हैं, एक स्वतंत्र पद है, आर्टिकल 148 में उल्लेखित है। आगे आते हैं, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी की बात हो रही, तो हम कथन देख लेते हैं और फिर बताएंगे कि कौन सा सही नहीं है एजी से रिलेट करके। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है, बोल सकता है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, नहीं है। वोट नहीं कर सकते जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते, इसीलिए वो वोट भी नहीं कर सकते। हाँ, बहस में भाग ले सकते हैं, बोलने का अधिकार है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन संसद में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में ये कथन सही नहीं है। आंसर सी हो जाएगा, इजी। आगे आते हैं, और अगर पूछता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इनका उल्लेख है, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है ना। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो प्रेसिडेंट किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में 1978 में किया गया था। जब देश में इमरजेंसी लागू थी 1976 में, तब 42 अमेंडमेंट लाया गया था। 42वां अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में, और 42वें अमेंडमेंट में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई सरकार में 44 अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और यह प्रावधान किया गया कि प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद के किसी सुझाव को, किसी भी बात को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन फिर वापस आता है तो फिर साइन करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा डी, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यह प्रावधान 44 अमेंडमेंट में देखने को मिलता है 1978 में। इसके बाद आते हैं, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट को एक तो यूनियन लिस्ट और एक समवर्ती सूची मतलब कनकरेंट लिस्ट,
इन दो लिस्ट पर अध्यादेश जारी करने का पावर है। आंसर डी हो जाता है। लेकिन राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट यूनियन और कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। आगे आते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73 और 74 संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन 1992 जिसके तहत नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये दोनों 1992 में आई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, आपकी स्क्रीन पर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर निकालते हैं। चलिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो पंचायती राज की शुरुआत फ्रेंड्स कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन ये मिल गया, 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। राजस्थान के नागौर से सबसे पहली बार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। डेट थी 2 अक्टूबर 1959। निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल करना या नए राज्य की स्थापना करना भारत संघ में, आर्टिकल 2 के तहत यह अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। तो आर्टिकल 2 में यह अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। इसके बाद किस अनुच्छेदों के उपबंध में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता? तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना। आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार है कि वो किसी एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य कर सकती है, 2 राज्य को मर्ज करके 1 राज्य बना सकती है, किसी की राज्य की सीमा में या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इंडियन पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के तहत यह अधिकार दिया गया। अब एक और आर्टिकल है आर्टिकल 4। यह बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया परिवर्तन आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। यह संसद में कोई भी सामान्य बिल लाकर सिंपल मेजोरिटी से पास करवाकर आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस किया जा सकता है। यह प्रावधान करता है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन के दायरे में क्या नहीं आता? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। 1 समवर्ती सूची का कंकरेंट लिस्ट का विषय बिल्कुल सही। स्टॉक एक्सचेंज यूनियन लिस्ट का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, तो यह सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, स्टॉक एक्सचेंज यूनियन लिस्ट का विषय। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघ सूची का विषय यूनियन लिस्ट का बिल्कुल सही। और लोक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का विषय है, यह भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बी यहां पर सुमेलित नहीं। इसके बाद देखते, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल है, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसी मद जो कहीं भी शामिल नहीं हो फ्रेंड्स, उस पर कानून बनाने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है।